सुबह से घर के कामों में लगी हूँ। एक पल भी बैठने की फुर्सत नहीं है। शरीर आराम चाह रहा है पर दिमाग और मन आराम करने ही नहीं दे रहे। एक तो डर लग रहा है कि आराम करने बैठ गई तो ससुराल वाले 10 ताने सुनाएंगे, और दूसरा बैठे बैठे बस अगले काम की रूपरेखा तैयार किए जा रहा था। भूख भी बहुत जोरों से लग रही थी। सुबह जैसे तैसे एक रोटी रोल करके चाय के साथ खा ली थी। उसके बाद तो एक अन्न का दाना पेट में नहीं गया। पर मैं यहाँ रसोई में रोटियां सेक रही हूँ। घर में देवरानी के कुआं पूजन का उत्सव है। अभी 20 दिन पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया है। घर में मेहमानों का जमावड़ा है। जेठानी हूँ पर मुझे बैठने की फुर्सत नहीं, क्योंकि सारा काम मुझे ही करना है। कहा था कि कुआं पूजन के दिन काम वाली रख लो तो थोड़ी बहुत फुर्सत मिल जाएगी, पर सबको ये फिजूल खर्ची लगी। घर में इतने सदस्य है तो सही, मिलकर कर लेंगे। पर ये मिलकर क्या होता है ये तो घर की बहू ही अच्छी तरह से जानती है। फुर्सत तो सासू माँ और ननद को भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि बहू से किस तरह से काम निकलवाना है। आखिर बैठी ज़रूर है पर दिमाग भी तो काम कर ही रहा है उन लोगों का। जच्चा बच्चा का काम भी मुझे ही करना है। ऊपर से खुद की 2 साल की बेटी को संभालना है। उसे कोई संभाल भी नहीं रहा। उसमें भी मीन मेक निकालने से कोई बाज नहीं आ रहा। सुबह से कई बार तो वो रो चुकी है। जब उसे गोद में उठाए मैं सबको चाय सर्व करते हुए देवरानी के कमरे में गई, जहाँ और औरतों के साथ सासू माँ बैठी हुई थी, तो उन्हें इतना भी तरस नहीं आया कि बच्ची को ही गोद से तो ले ले, बल्कि सिर्फ ये नोटिस किया कि मेरे कपड़ों में से मेरी स्ट्रिप बाहर झांक रही थी। और इतनी औरतों के बीच सासू माँ ने टोक दिया, अरे निर्लज, अपनी झालर को अंदर तो कर ले। सुनकर औरतें जोर जोर से हंसने लगी। तब देवरानी ने इशारे से बताया कि मेरी स्ट्रिप बाहर दिख रही है। इसे ठीक करके मैं दोबारा अपने काम में लग गई। इतने लोगों के सामने सासू माँ के ऐसा कहने पर गुस्सा तो बहुत आया, पर कुछ कहा नहीं। मदद तो कोई करा नहीं रहा था, ऊपर से ये रिश्तेदार। हे भगवान, जब शाम का खाना हलवाई से बनवाया है तो इन लोगों को पूड़ी नहीं खानी, इनको रोटी खाने की इच्छा है। और उस पर महान हमारे घर वाले। ऐसा नहीं कि हलवाई को ही रोटी सेकने के लिए कह दे। पर नहीं, क्या जवाब दिया था सासू माँ ने, अरे उसका काम रुक जाएगा, रोटी तो बहू अंदर रसोई में सेक लेगी। तो इन लोगों के लिए रोटी सेकने का काम कर रही हूँ। इतने में सासू माँ रसोई में चेतना चेतना आवाज़ देती हुई आई। अरे, मैंने तो बताया ही नहीं, चेतना मेरा नाम है, इस घर की बड़ी बहू। पर सासू माँ की कोई खास कृपा नहीं है मुझ पर। कृपा होगी भी कैसे, एक तो गरीब घर की, ऊपर से पहली संतान भी बेटी। उन्हें मुझ पर गुस्सा होने के लिए कोई बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी बात को पकड़कर वो बस मुझे सुनाना शुरू कर देती है। हाँ, तो सासू माँ रसोई में आई और मुझ पर गुस्सा होने लगी। बहू, तुमने अब तक छत पर से अपनी प्रदर्शनी क्यों नहीं हटाई? एक पल के लिए तो सुनकर मैं सकते में आ गई, क्योंकि सच को तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो कहना क्या चाहती है। जी मम्मी जी, मैं समझी नहीं। कैसी निर्लज हो तुम। जब तुम्हें पता है कि आज घर में उत्सव है तो क्या ज़रूरी है क्या तुम अपनी प्रदर्शनी को छत पर यूं टांग कर आ गई? मैं सचमुच मम्मी जी अभी तक नहीं समझी कि आप कहना क्या चाहती हो। अरे, अपने अंडरगारमेंट्स उठाकर चुपचाप कमरे में रख। कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई जब मेहमान ऊपर छत पर गए और वहां उन लोगों ने वो लटकती हुई झालर देखी। पर वो तो सभी कपड़ों के साथ ही सूख रहे थे मम्मी जी। और आप और दीदी शाम को खुद छत पर जाकर कपड़े लेकर आई थी ना। हाँ, हम सभी कपड़े ले आए थे, पर तुम्हारे वो कपड़े नहीं। हम क्या तुम्हारे झालर उतारने के लिए है? कुछ तो शर्म कर, अपनी सास और ननद से ऐसे काम करवाओगी? तुम्हारी ननद ससुराल से क्या है, तुम्हारी झालर उतारने के लिए आई है? एक पल को तो आया कि कह दूं कि जब सास बीमार होती है तो उनकी झालर को बहू आसानी से धो भी देती है, सुखा के आ जाती है, यहाँ तक कि तह करके उनके कमरे में भी रख देती है। पर सास और ननद को ऐसे झालर पहनने में शर्म नहीं आती? पर बहू की, उनसे बहस करना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं रोटी सेकती हुई गैस बंद कर ऊपर छत पर गई। देखा तो कुछ रिश्तेदार औरतें वहाँ खड़ी हुई थी और मेरी तरफ देखकर ऐसे कुटिल मुस्कान बिखेर रही थी जैसे पता नहीं कौन सा जुर्म करके बैठी हूँ। मैंने चुपचाप अपने अंडरगारमेंट्स उठाए और अपने कमरे में ले आई। बुरा बहुत लगा, पर चुप रही। आखिर घर में उत्सव था, देवरानी के काम को बिगाड़ना मुझे सही नहीं लगा। खैर, राजी खुशी सारा प्रोग्राम हो गया। अधिकतर रिश्तेदार घर जा चुके थे, जो खास थे वो घर पर ही रुके थे। दूसरे दिन सुबह उठकर मैं फिर काम में लग गई। दोपहर के खाने पीने के बाद मैं छत पर कपड़े लेने गई और कपड़े लेकर नीचे आ गई। सब कपड़ों को तय करके अपनी अपनी जगह भी रख दिए। थोड़ी देर बाद सासू माँ की आवाज़ आई, चेतना, ओ चेतना। जी मम्मी जी। अरे, ये तेरी ननद मधु अपने कपड़े बैग में जमा रही थी तो इसके कुछ कपड़े कम हैं। क्या तुम सारे कपड़े छत पर से नहीं लाई? नहीं मम्मी जी, मैं तो सारे कपड़े ले आई थी। अरे नहीं, इसके अंडरगारमेंट्स नहीं हैं। क्या नहीं है? मैंने सुनकर अनसुना किया। अंडरगारमेंट्स नहीं है, मधु ने बीच में ही कहा। मैं समझी नहीं। मैंने अभी भी अनजान बनते हुए कहा।
अरे निर्लज, इसके अंडरगारमेंट्स उन कपड़ों में नहीं है जो तू छत पर से लेकर आई है। अब की बार सासू माँ चिल्लाकर बोली। अच्छा अच्छा, वो झालर। अरे हाँ मम्मी जी, वो तो छत पर ही है। मैं तो उसे वही प्रदर्शनी में छोड़ आई। मेरी ये बात सुनकर सासू माँ सकते में आ गई, जबकि पास बैठी और रिश्तेदार महिलाएं हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। उन लोगों को अपनी तरफ देखते देखकर सासू माँ ने तमतमाते हुए कहा, बहू कैसी बेशर्मी से बात कर रही है तू? यही सिखाया तेरे माँ बाप ने? मम्मी जी, माँ बाप ने नहीं, ये तो आपने ही कल सिखाया था। आप मेरे और कपड़े उतार कर ले आई, लेकिन मेरे अंडरगारमेंट्स वही छोड़कर आ गई, क्योंकि आपको और दीदी को उसे उतारने में शर्म आ रही थी। बस मैंने भी वही किया है। औरत होकर आप औरत के साथ इस तरह का व्यवहार करते हो। आपके अंडरगारमेंट्स अंडरगारमेंट्स होते हैं और बहू के अंडरगारमेंट्स झालर बन जाते हैं। अंडरगारमेंट्स भी तो और कपड़ों की तरह ही होते हैं, फिर बहू के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? सासू माँ से उस समय कुछ बोलते नहीं बना। इतने लोगों के सामने मैंने जवाब दे दिया था। बस वो मुझे गुस्से से घूरे जा रही थी। पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता था कि मैं वैसे भी निर्लज कहलाती हूँ। अब तुम बुराई करो या भलाई, क्या फ़र्क पड़ता है? कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।